हेलो फिज़िक्स एंथुसियास्ट। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं सेमीकंडक्टर्स और शुरुआत करते हैं नोन से, फिर जाएंगे अननोन पे। तो नोन क्या है, हमारे को दो तरह के मटेरियल नोन है। एक है कंडक्टर्स जैसे मेटल्स और एक है इंसुलेटर्स जैसे वुड, प्लास्टिक वगैरह, आप जानते हैं। तो हमने जो पहला ये बनाया है ये कंडक्टर है और दूसरा केस इंसुलेटर का है। हमने क्या किया, एक बैटरी अप्लाई करी मतलब इसके दोनों सिरों को, दोनों एंड्स को हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है, करंट कंडक्ट कर जाता है, तो हम इसको कहते हैं कि ये कंडक्टर है। और इस केस में हमने अप्लाई किया लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई या करंट कंडक्ट नहीं हुआ, तो हम कह देते हैं कि ये एक इंसुलेटर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई चीज़ कंडक्टर है तो कंडक्टर क्यों है, इंसुलेटर है तो इंसुलेटर क्यों है। तो हम सबको पता है कि द थिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रॉन। ये हमने पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो क्या कोई खास इलेक्ट्रॉन? नहीं, खास इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन किसी खास जगह का इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कंपेरेटिवली फ्री हो, which is available to conduct the electricity, is going to help us out in conducting the electricity. तो कंडक्टर्स में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और इंसुलेटर्स में ऐसे कंपेरेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये असली बात है। तो इसको और गहराई से समझने के लिए हमको पहले एनर्जी बैंड डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। तो एनर्जी बैंड डायग्राम को समझने के पहले मैंने जैसे कहा कि हम नोन से अननोन पे जाएंगे, तो हम सबसे पहले इन एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स की, जो आपको पता है, और फिर हम बैंड के बारे में समझेंगे और कौन सा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ये भी हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले ये हमारा पुराना डायग्राम जो हम सबको अच्छे से पता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का है न्यूक्लियस में, और ये एक एटम है ऑब्वियसली इसलिए। और इस एटम में आसपास कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स भी सारे के सारे एक साथ नहीं रह रहे हैं, आपको पता है कि वो अलग अलग ऑर्बिट्स में रह रहे हैं। अलग अलग ऑर्बिट्स मतलब अलग अलग जगह हैं उसके रहने के लिए। और वो किस पे डिपेंड करता है? वो एक्चुअली डिपेंड करता है एनर्जी पे। तो एनर्जी से हम किसी ऑर्बिट को पहचानते हैं। तो ये न्यूक्लियस के सबसे पास वाला एनर्जी लेवल है, या यूँ कहूँ कि ऑर्बिट है। और ये सेकेंड एनर्जी लेवल है या सेकेंड ऑर्बिट है। ये थर्ड एनर्जी लेवल या थर्ड ऑर्बिट है। ऐसे कितने ही एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास में रहेगा वो ही सबसे ज़्यादा मजबूती से बंधा होता है। तो ये एक एटम है और ये एटॉमिक एनर्जी लेवल्स है। आप जानते हैं कि एटम के अंदर यहाँ पे कोर में क्या है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं और उसके आसपास कई सारे एनर्जी लेवल्स हैं। और जो इलेक्ट्रॉन सबसे पास होंगे न्यूक्लियस के, वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा मजबूती से बंधे हुए होंगे, ये बात आप जानते हैं। और उससे जो थोड़ा दूर होंगे वो भी मजबूती से बंधे हुए होंगे, लेकिन जितने मजबूती से अंदर वाले बंधे हैं उससे कम। और बाहर जाने पे इलेक्ट्रॉन्स और लूजली बाउंड है। मतलब हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कम एनर्जी से बंधे हुए। तो किस इलेक्ट्रॉन को हमारे लिए निकालना आसान होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ? तो द ऑब्वियस आंसर इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है वो लूजली बाउंड है, मजबूती से नहीं बंधा हुआ, इसलिए उसको निकालना आसान है। उसके अंदर वाले को और कठिन, उसके अंदर वाले को और कठिन, और सबसे पास न्यूक्लियस के है उसको निकालना सबसे कठिन होगा। तो ऑब्वियसली अगर हमारा काम इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो हम किसको निकालना पसंद करेंगे? हमारे लिए तो सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही हैं, इसलिए हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पसंद करेंगे क्योंकि वहीं हमको सबसे कम खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक रेलवे स्टेशन पर गया और मुझे एक ट्रेन पकड़नी है और मुझे अपना सामान उस ट्रेन तक पहुँचाना है। ढेर सारा सामान है मेरे पास में। गया, कार से लेके सामान उतर गया टैक्सी से, अब मुझे वो सामान वहाँ तक ले जाना है। मैं कैसे ले जाऊँगा? तो मैं किसके पास जाऊँगा? मैं स्टेशन मास्टर के पास जाऊँगा, हैं?
और वहाँ पर जाके उसको कहूँगा कि मेरा सामान पहुँचा दीजिए, या मैं किसी ट्रेन के टीटी को जो वहाँ पे उतर के खड़ा हुआ उसको जाके कहूँगा कि मेरा सामान आप पहुँचा दीजिए, नहीं, मैं किसके पास जाऊँगा, मैं कुली के पास में जाऊँगा, क्योंकि कुली इस काम के लिए ट्रेंड है और कुली ही की एक्सपेक्टेशन भी है कि उसको ये काम मिलेगा। तो वैसे ही हमको जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो हम किसकी तलाश करेंगे, हमको तलाश है इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो इलेक्ट्रॉन हमारे कुली जैसा हो गया। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो मैंने सवाल पूछा, तो अब ये बताइए कौन सा कुली। तो कुली मैं कैसा चूज़ करूँगा, मैं कुली ऐसा चूज़ करूँगा जो भाई फ्री हो इस काम को करने के लिए। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी कुली एक का सामान ले जा रहा है और उसको मैं रोक के कहूँगा कि भाई मेरा भी सामान ले जा, क्योंकि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है। वो एंगेज्ड है तो वो मेरा काम तो कर नहीं सकता। अब अगर फ्री है कुली है, उसमें से मेरे पास में 4 ऑप्शन है, 4 कुली हैं जो फ्री हैं, तो मैं उसमें से किसको ले जाऊँगा, जिससे भी मेरा रेट जो है वो जम जाए, मेरा मनचाहा पैसा जो ले ले या उसके आसपास ले ले, मैं उसको हायर करना पसंद करूँगा। ठीक है ना, सीधी सी बात है। वैसे ही हमें तो मतलब है किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन कौन सा जो हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल हो, वो इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा एटॉमिक एनर्जी लेवल्स में जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड हैं, इसलिए वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब सॉलिड की हम बात करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी बैंड बन जाते हैं, ऐसे शार्प एनर्जी लेवल्स नहीं रह जाते। एनर्जी बैंड क्यों बन जाते हैं, क्यों शार्प एनर्जी लेवल्स नहीं रह जाते, उसका कारण क्या है कि एटम्स अब आइसोलेटेड नहीं है। एटम आइसोलेटेड नहीं, मतलब आइसोलेटेड एटम क्या होता है, जिसके आसपास और कोई नहीं हो, दूर दूर तक वो अकेला ही है, ऐसा एटम, उसको हम आइसोलेटेड एटम कहते हैं। तो आइसोलेटेड एटम है क्या सॉलिड में, नहीं। सॉलिड कहते हैं किसको है, सॉलिड हम मेटोक्यूस स्टेट को कहते हैं, जिसमें एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, लाखों करोड़ों एटम थोड़ी सी जगह में आ जाएं, ऐसी चीज़ को ही हम सॉलिड कहते हैं। तो इन सॉलिड में क्या एनर्जी लेवल ऐसे दिखने वाले हैं जैसे अभी तक दिखते थे, नहीं, अब हमको दिखने वाले हैं बैंड के रूप में। क्यों बैंड के रूप में दिखने वाले हैं, उसका कारण क्या है कि ये एक एटम अब फ्री नहीं रहा, इसके आसपास के लाखों दूसरे एटम भी क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर अपना फोर्स लगाने वाले हैं, और हर इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, और इस तरीके से ये जो फोर्सेस लगेंगे, इन फोर्सेस के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी लेवल्स में एक स्लाइट शिफ्ट मिलेगा। स्लाइट कह रहा हूँ मैं, ठीक है, एक स्लाइट शिफ्ट मिलेगा। तो किसी का थोड़ा सा अप हो जाएगा, किसी का एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, और वैल्यूज़ भी अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग मिलेंगी, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, कि अलग अलग के लिए अलग अलग मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी तक आपको एक एनर्जी लेवल नज़र आ रहा था, वो एनर्जी लेवल नहीं नज़र आके अब क्या नज़र आएगा, एक एनर्जी बैंड नज़र आएगा। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वैसे। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या नज़र आने लग गया है हमको यहाँ पे एनर्जी लेवल की जगह ऐसे पास पास क्या नज़र आएंगे, अब हमको कई सारे एनर्जी लेवल्स नज़र आएंगे। एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग अब क्या हो गया, अब कई सारे एनर्जी लेवल्स नज़र आ रहे हैं। तो हमको ये कहना चाहिए कि दिस इज ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स, और वी कॉल इट क्या, एनर्जी बैंड, वी कॉल इट एनर्जी बैंड। ओके, तो अब एनर्जी लेवल नहीं है, जब हम एटम की बात करेंगे तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, we are not going to use the word energy level, but we are going to use the word energy band. So it is the energy band. Okay, now above it another energy band is there. ठीक है, यहाँ पे भी कोई एनर्जी बैंड है। ठीक, और हम किसी एनर्जी बैंड को हम वैलेंस बैंड कहेंगे, और किसी एनर्जी बैंड को हम कंडक्शन बैंड कहेंगे। अब ये हम किस बेसिस पे कहेंगे, तो हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि 0 केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 पे हमें जो भी एनर्जी लेवल्स या बैंड कंप्लीटली फील्ड मिले उनको हम वैलेंस बैंड मानते हैं, और जो पार्शियली फील्ड मिले उनको हम कंडक्शन बैंड मानते हैं। राइट, सारा एनर्जी का खेल है कहने का मतलब। ठीक है, तो ये वाला हमारे लिए वैलेंस बैंड है और ये वाला हमारे लिए कंडक्शन बैंड है सपोज।
तो हम क्या देखते हैं कि बस इसी के गैप के बेसिस पे ही हम मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं, इंसुलेटर में, कंडक्टर में, या फिर नई क्लास जो हम बताने वाले हैं सेमीकंडक्टर में। वो कैसे? वो ऐसे है कि ये जो गैप है, गैप मतलब कितना है? गैप मतलब ये वैलेंस बैंड के हाईएस्ट लेवल से लेके कंडक्शन बैंड के लोवेस्ट लेवल के बीच का एनर्जी का अंतर, यही है हमारा क्या? बैंड गैप। ओके, दिस इज कॉल्ड बैंड गैप। दिस बैंड गैप इफ इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर हो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है एग्जैक्टली 7, मतलब लगभग 7 का, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, तो इतना अंतर हो तो हम ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलेंगे हम इनको? इंसुलेटर बोलेंगे इस तरह के मटेरियल्स को जिसमें एनर्जी बैंड गैप होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और यही बैंड गैप अगर किसी मटेरियल में कितना रहे, किसी मटेरियल में कम हो जाए और रहे सिर्फ कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम इस तरह के मटेरियल्स को ही बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, हम इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, इस तरह के मटेरियल को। तो फिर हम कंडक्टर किसको बोलते हैं? कंडक्टर में ये जो एनर्जी बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है, फिलअप हो जाते हैं एक दूसरे में धंसे हुए रहते हैं। मतलब जो वैलेंस बैंड में है ऑलमोस्ट वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, ठीक है। तो ऐसा होता है कंडक्टर्स में, जैसे मेटल्स में। तो हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी we can say which one is conductor, which one is insulator and which one is semiconductor। तो कंडक्टर कौन हो गया है? जिसमें एक दूसरे में धंसे हुए हैं एनर्जी बैंड्स, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। और अगर ये गैप बहुत ज़्यादा है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग का, तो हम ऐसे मटेरियल को कहेंगे इंसुलेटर। और ये गैप अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है तो हम ऐसे मटेरियल को कहेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इंसुलेटर भी क्लियर हो गया, सेमीकंडक्टर भी क्लियर हो गया। तो हमने ये देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए तो वो हमको करंट फ्लो करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अभी हमने ये भी देखा कि सेमीकंडक्टर में ये गैप कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन पे ये गैप जो है ये एक बड़ा गैप है। और केवल हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के ये नहीं सोच सकते कि अब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएं और उसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि रूम टेम्परेचर है तक लगभग ले आएँ, मतलब 300 केल्विन तक, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वैलेंस बैंड से थर्मियोनिक कोलिजन्स के कारण क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ा, थर्मियोनिक कोलिजन्स बढ़ेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी पा जाएगा कि वो एस्केप कर जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा? वो पहुँच जाएगा कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। लेकिन ये रूम टेम्परेचर से कम पे पॉसिबल नहीं है, कम से कम रूम टेम्परेचर पर हम उसको लेके आएंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स में आपने क्या देखा कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। अब हम सेमीकंडक्टर्स को थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए किसको देखते हैं? हम एक सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। सिलिकॉन इज़ अ सेमीकंडक्टर, नेचुरल सेमीकंडक्टर है। और ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स को जो नेचुरली अवेलेबल हैं, प्योर फॉर्म में हैं, हम उनको प्योर सेमीकंडक्टर्स या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। प्योर भी बोलते हैं और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है सिलिकॉन, एक एग्जांपल है जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का जो बैंड गैप है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और जर्मेनियम का है 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमने सिलिकॉन लिया है। तो सिलिकॉन एटम के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 3 4 4 की वैलेंसी है। और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और सिलिकॉन्स की मदद लेनी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि उनके साथ में ये बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वो इससे
करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन ने एक इससे शेयर किया, सिलिकॉन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस सिलिकॉन ने भी एक शेयर किया, इस सिलिकॉन ने भी, इस सिलिकॉन ने भी। तो अब इसके पास में आप ये देखिए 2, 4, 6 और 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सिलिकॉन इस ढंग से किस में मिलता है, ऐसी कोवेलेंट बॉन्डिंग में मिलता है। तो एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऐसा हम देखते हैं। ठीक है, अब इन्हीं में से कोई एक इलेक्ट्रॉन हमको क्या कराना पड़ेगा, हमको कंडक्शन बैंड में भेजना पड़ेगा। मतलब यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और यही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, अब यहाँ पे अभी भी इतना हमारे हाथ में चीज़ें हैं नहीं, कंट्रोल में है नहीं। तो हम चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल में लेने के लिए क्या करते हैं, हम इस तरह के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कुछ दूसरे एटम को ऐड कर देते हैं। किसी दूसरे एटम को जब हम ऐड करते हैं तो हम इस वर्ड को इम्प्यूरिटी ऐड करना बोल देते हैं। ठीक है, हमने उसमें क्या किया, एक अशुद्धि मिला, एक इम्प्यूरिटी ऐड करी। और ये इम्प्यूरिटी को ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको डिफ्यूज़न भी बोलते हैं या डोपिंग भी बोलते हैं। डोपिंग वर्ड ज़्यादा कॉमन है, तो आपने सुना होगा हम डोपिंग करते हैं। तो डोपिंग क्या है, डोपिंग इज नथिंग बट एक्चुअली वी ऐड सम अदर एटम टू द लेटिस ऑफ सम सेमीकंडक्टर। तो जैसे सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, कोई सा भी आप ले लीजिए, सिलिकॉन में आपने क्या किया, किसी पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को आपने ऐड कर दिया, किसी ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी को आपने ऐड कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं आप इस ढंग से, जब भी एक दूसरा एटम को यहाँ पे इसके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में बीच में ला के रख रहे हैं, किसी एक सिलिकॉन एटम को हटा के उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ का एटम हमने ला के यहाँ पे रख दिया स्ट्रक्चर में, तो हम इसी को क्या बोलते हैं कि दिस इज़ डोपिंग। ठीक है, मिलावट है ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे यहाँ सिलिकॉन एटम्स के बीच में अब किसको रख दिया हमने, एक सिलिकॉन की जगह पे सिलिकॉन को रिप्लेस करके किसको रख दिया, एक पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को हमने रख दिया। ठीक है, पेंटावेलेंट मतलब जिसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ओके, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये चारों तो किसके साथ बॉन्डिंग में रहेंगे, सिलिकॉन के साथ में बॉन्डिंग में रहेंगे। और ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है, आप ये देखिए, ये वाला जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, क्योंकि ये किसी के साथ में बॉन्ड में नहीं है, तो ये कंपैरेटिवली फ्री है। और इसकी जो एनर्जी है वो एक्चुअली ऐसी है, इस इम्प्यूरिटी के इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है। मतलब ये कंडक्शन बैंड से जरा सा ही स्लाइटली बिलो रहता है। ऐसा हम पेंटावेलेंट यहाँ पे ऐड करते हैं जिसके इम्प्यूरिटी एनर्जी लेवल क्या हो, कंडक्शन बैंड से स्लाइटली बिलो हो। ठीक है, तो हमने जब ऐसी पेंटावेलेंट को ऐड किया तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारे को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया जो कि अवेलेबल है कंडक्टिविटी के लिए। तो ऐसे हम कितनी ऐड करते हैं, तो इसका जवाब है 10⁻⁶ एटम में सिर्फ एक एटम हम ऐड करते हैं, मतलब 10 लाख में एक। और इससे कंडक्टिविटी पे कितना असर पड़ता है, इससे कंडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल है हमारे पास कंडक्शन बैंड में। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, तो इससे 10⁻⁶ टाइम्स कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और अब बताइए यहाँ पे किसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए इस तरीके की इम्प्यूरिटी ऐड करने पे जो ये सेमीकंडक्टर बना, अब ये प्योर तो रहा नहीं, अब ये हो गया है कैसा, एक्सटर्नल जो है चीज़ को ऐड करने के कारण, इसलिए हमने इसको नाम दिया है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसका नाम है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैरी करेगा इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, सो दिस इज कॉल्ड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप्स सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करनी पड़ती है। और हम अगर ट्राईवेलेंट ऐड करें तो मतलब जिसकी वैलेंसी है 3, ओके ठीक है 3, तो अगर हम ट्राईवेलेंट ऐड करें तो
तो ट्राइवेलेंट अगर हम ऐड करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो आसपास के 3 सिलिकॉन से क्या कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेंगे, और ये जो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए था बॉन्डिंग के लिए वो अवेलेबल नहीं है। और यहाँ सिलिकॉन के पास में तो अपने 4 अवेलेबल है ही हैं, तो सिलिकॉन क्या उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे एक उसको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, लेकिन वो नहीं मिला। तो दिस इज़ नथिंग बट एक्चुअली डेफिशिएंसी, ये कमी है एक इलेक्ट्रॉन को की, और इस कमी को हम कहते हैं होल। ठीक है, खाली जगह है, होल, छेद हो गया यहाँ पे, राइट। सो देयर इज़ अ होल हियर, राइट। So when we add trivalent impurity in any pure semiconductor, then we get such extrinsic semiconductor. और ये extrinsic semiconductor में क्या आ गया है, ये deficiency है। तो deficiency को हम क्या कह सकते हैं, deficiency ही मतलब क्या है, हमको एक ऐसा नज़र आ रहा है जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही चार्ज है, लेकिन ये अपोजिट है, ये पॉजिटिव है। तो हमको ये नज़र आ रहा है एक पॉजिटिव चार्ज जैसा इस, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जैसा है इसीलिए इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम नाम देते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप बनता है ट्राइवेलेंट ऐड करने पे, पेंटावेलेंट ऐड करने पे बनता है आपका एन टाइप। ओके, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में अब कंडक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, ये होल्स रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे होल क्रिएट नहीं हो सकता, किसमें, एन टाइप में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी होल क्रिएट हो सकता है। अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ पे एक खाली जगह बन जाएगी, तो वो एक होल ही होगा, राइट। तो होल यहाँ पे भी पॉसिबल है। और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन नहीं निकल के जा सकते, नहीं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में अभी भी एनर्जी लेके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी को कैरी करेगा। लेकिन मेजॉरिटी में यहाँ पे नज़र आते हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ मेजॉरिटी में नज़र आते हैं हमको ये खाली जगह, डेफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं होल। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप इज इलेक्ट्रॉन्स एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, हम ये नहीं कह रहे कि केवल यही चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप इज अ होल। ओके, दैट वी से, राइट। तो हमने पी टाइप और एन टाइप समझे। अब एक्चुअली आप ये कहेंगे सर ये होल एक्चुअली ट्रेवल कैसे करता है। ठीक है, तो एक्चुअली तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे बॉन्ड्स को ब्रेक करके यहाँ पे इसको जगह को भरने आते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, ठीक है, कोई और इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से अगर शिफ्ट होके यहाँ पे आया, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो एक्चुअली कौन शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, किसमें, वैलेंस बैंड में। ध्यान दीजिए, कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँचे अभी, ये वैलेंस बैंड में, उसी एनर्जी में ये शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। और इनके शिफ्ट होने के कारण जो है ना, वो जो होल है वो चलता हुआ नज़र आता है। एक्चुअली चलते कौन है, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में, लेकिन चलता हुआ दिखता कौन है, रिजल्टेंट हमको नज़र आता है एक होल चलता हुआ नज़र आता है। और अगर हम यहाँ पे कोई बैटरी अप्लाई करें और उसमें इस तरह के मटेरियल को रखें, तो ऑब्वियसली हमको क्या लगता है कि होल के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये था पी टाइप और एन टाइप का फंडा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम एक पीएन जंक्शन बनाएं तो फिर वहाँ पे क्या घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये है एक पीएन जंक्शन डायोड। एक पीएन जंक्शन डायोड को हम बनाते कैसे हैं, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया, जैसे हमने सिलिकॉन लिया है, और सिलिकॉन मटेरियल का हमने क्या किया, हमने एक जो है हमने उसकी एक स्ट्रिप ले ली, और ये स्ट्रिप लेने के बाद में हमने इसमें एक तरफ हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी और दूसरी तरफ हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी। तो जब हम एक तरफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उस तरफ क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरी तरफ हमने ट्राइवेलेंट करी तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा।
और ये जहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं इसी जगह को हमने बोला है इनका जंक्शन। ठीक है, तो इस ढंग से बनता है पी एन जंक्शन डायोड। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक स्ट्रिप को हम पी टाइप बनाते हैं, कोई एक स्ट्रिप को एन टाइप, उसके अंदर उनको दोनों को चिपकाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक ही मटेरियल लेते हैं और उसमें एक तरफ से ट्राइवेलेंट और एक तरफ से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं और इस तरीके से हमको एक जंक्शन डायोड मिल जाता है। तो ये पी एन जंक्शन डायोड मिला। अब आपको मालूम है यहाँ पे पी टाइप में मेजॉरिटी में कौन अवेलेबल है, चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे होल अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इससे होल बना देता हूँ, जो कि बता रहे हैं कि मेजॉरिटी में चार्ज कैरियर यहाँ पे होल है। इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ मेजॉरिटी में कौन है, यहाँ पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और माइनॉरिटी में होल भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब अभी ये कैसा है, ये है अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब क्या होता है, अनबायस्ड मतलब जिसमें कोई भी बैटरी अप्लाई हमने नहीं करी, इस समय पे इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। तो अब पी एन जंक्शन डायोड में क्या घटनाएं होंगी वो समझने वाली बात है। तो यहाँ पे होल्स हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन में और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है हायर कॉन्सेंट्रेशन में। तो हम क्या जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न मतलब अब यहाँ से ये होल्स किधर जाएंगे, होल्स जाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे राइट टू लेफ्ट और होल्स जाएंगे लेफ्ट टू राइट, डिफ्यूज़न के कारण। डिफ्यूज़न एक बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमको बताती है कि कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करती है। जैसे हमने देखा था ऑस्मोसिस में, ठीक है, जिसमें हमने दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के लिक्विड्स को हम एक परमेबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमको इस तरह की डिफ्यूज़न की चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है। सो होल्स विल डिफ्यूज़ इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज़ इन दिस डायरेक्शन। तो ये डिफ्यूज़न चलेगा। जब ये डिफ्यूज़न चलेगा इसका मतलब यहाँ पे पी एन जंक्शन पे क्या होगा, एक तरह का करंट बहने लगेगा। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम क्या जानते हैं, करंट का हम कन्वेंशन से हम क्या जानते हैं, करंट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे होल्स की डायरेक्शन ये है, मतलब करंट की डायरेक्शन भी यही होगी, ओके। तो ये डिफ्यूज़न करंट इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर, डिफ्यूज़न करंट इधर। तो इस जंक्शन पे एक तरह का करंट बहेगा, डिफ्यूज़न करंट, और वो इस डायरेक्शन में बहेगा। तो क्या ये इन्फाइनाइटली बहता रहेगा, नहीं। होगा क्या, होगा ये कि जब यहाँ से कुछ होल किधर जा रहे हैं, कुछ होल जा रहे हैं एन टाइप की तरफ, तो यहाँ पे जो जंक्शन है उसमें से होल्स इधर चले गए, राइट, ठीक है, होल्स उधर गए। तो अगर होल्स यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनने वाली है, यहाँ पे जो एटम है उनमें से अगर आपने होल हटाया, मतलब पॉजिटिव चार्ज हटाया, तो वो अभी तक कैसे थे, अभी तक तो न्यूट्रल थे। अब आपने पॉजिटिव चार्ज हटाया तो वहाँ पे किसकी अधिकता हो गई, वहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा हो गए। तो इसलिए वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे जो है एक कैसा आयन बनेगा, एक नेगेटिव आयन बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस दिखाई देंगे आपको, क्योंकि एटम थे ना पहले, एटम तो न्यूट्रल चीज़ है, ठीक है। तो एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है, लेकिन अभी आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ से होल को हटाया, ठीक है। तो आपने जब होल को यहाँ से इधर शिफ्ट किया, मतलब आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को इसमें से अलग किया, तो यहाँ पे नेट क्या बचेगा, नेट नेगेटिव बचेगा। और यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजा, जब आपने इलेक्ट्रॉन को हटाया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और जब तक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ये वाला था तब तक चीज़ें न्यूट्रल थी। एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वो एक पॉजिटिव आयन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये एटम अब किसके जैसा नज़र आएगा, एक आयन जैसा यहाँ पे नज़र आएगा, राइट, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशन बनने वाली है
जिसमें ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यहाँ पे जंक्शन के आसपास नज़र आएंगे। और ये आयंस कैसे होंगे? इमोबाइल। इमोबाइल क्यों? क्योंकि आयन क्या है? हैवी है। एटम ही तो है जिसमें से हमने एक चार्जेस का इम्बैलेंस हुआ है, तो ये हैवी है, तो एटम्स कैन नॉट मूव। ओके, द थिंग विच कैन मूव इज इधर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इमोबाइल आयंस का जमावड़ा हो जाएगा। इस जंक्शन के पास में इमोबाइल्स आयन बैठ जाएंगे, और ये इमोबाइल आयन बैठ जाएंगे तो आप बताइए जरा, अब ये जो पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके कारण बनने वाली, ठीक है। या मैं यूँ कहूँ कि एक तरह का पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। और वो पोटेंशियल कैसे डेवलप हो जाएगा? यहाँ पे ये जो है पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, ऐसा एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होने वाला है, ठीक है। और ये पोटेंशियल डेवलप होने के कारण क्या होगा? ये जो होल्स का डिफ्यूज़न है और ये जो इधर से इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूज़न है, इस पर रोक लगेगी। ये इसको रोकने की कोशिश करेगी। ये फील्ड कैसी है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में आप देखिए लग रही है, तो ये फील्ड क्या करेगी? फील्ड अपनी डायरेक्शन में किसको धक्का देती है? पॉजिटिव चार्जेस को, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को उसके अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन्स जो अभी तक इधर आ रहे थे उनको इधर धक्का देगी, और जो होल अभी तक इधर जा रहे थे उनको भी अपोजिट धक्का देगी। तो अब क्या होगा? यहाँ पे ये जो डिफ्यूज़न करंट है ये लगभग बहना बंद हो जाएगा। अभी भी कुछ होल और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो बहुत हाई एनर्जी के होंगे, और वो इस बैरियर को, पोटेंशियल बैरियर को, बैरियर मतलब एक तरह की रुकावट, इस पोटेंशियल रूपी बैरियर को, दीवार को फांद जाएंगे। मतलब यूँ को इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स की, तो हो सकता है कि वो इससे परे चले जाए और उस पार पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा डिफ्यूज़न करंट की वैल्यू बहुत कम, बहुत ही कम रह जाएगी, ठीक है, ना के बराबर ये डिफ्यूज़न करंट रहेगा। तो ऐसा होगा। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ है, और वो क्या है? वो ये है कि अभी भी क्या होगा? कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे हैं, किसमें? माइनॉरिटी में, और यहाँ पे होल है मेजॉरिटी में, वो अब इस तरफ से उस तरफ ट्रेवल कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो उस तरीके से जो ट्रेवल करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ओके, तो ड्रिफ्ट करंट में क्या होगा? ये जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं ये जंक्शन से इस पार से उस पार जाएंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको सपोर्ट करेगी। तो एक तरह का ड्रिफ्ट करंट जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक हो रहा है डिफ्यूज़न करंट और एक हो रहा है ड्रिफ्ट करंट। तो अब इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट करंट वाले इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? इधर। देखिए आप, डिफ्यूज़न में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे और ड्रिफ्ट में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो अब एक ड्रिफ्ट करंट भी यहाँ पे जन्म ले लेगा। एक डिफ्यूज़न करंट है जो कि बहुत कम वैल्यू का है, और एक ड्रिफ्ट करंट है जो कि ऑलरेडी माइनॉरिटी चार्ज के से कारण है, तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होने वाला है? डिफ्यूज़न करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, एक स्टेडी स्टेट अचीव होगी। और इस तरीके से एक शेल्फ में रखे हुए पीएन जंक्शन डायोड में हम कहेंगे यहाँ पे नेट करंट जंक्शन से बहने वाला क्या हो जाएगा? ज़ीरो, ठीक है। तो नेट करंट ज़ीरो बहेगा। अब किसी पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम क्या करें, हम किसी बैटरी से कनेक्ट करें तो वो कैसा बिहेव करेगा, ये हम देखेंगे, राइट। तो हमने क्या किया है? ये एक पीएन जंक्शन डायोड लिया, और पीएन जंक्शन डायोड को अब हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे एक बैटरी से, ऐसे कि यहाँ पे पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट है और एन टाइप जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे मेजॉरिटी में होल्स हैं, तो होल्स का क्या होगा बताइए? होल्स का क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो होल्स इस तरफ जाना पसंद करेंगे,
और यहाँ पे मेजॉरिटी वाले चार्ज कैरियर्स मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर जाना पसंद करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पे क्या कंडीशन बनने वाली है, ये कंडीशन बनने वाली है कि ये जो बना था ना यहाँ पे, ये जो एरिया, ये एरिया कैसा था, इस एरिया में कोई चार्ज कैरियर था क्या, बताइए, देख के नज़र आ रहा है आपको कोई चार्ज कैरियर? नहीं, कोई चार्ज कैरियर नहीं था। तो ये दिस एरिया इज डिप्लीट ऑफ चार्ज कैरियर्स, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रीजन एज डिप्लेशन रीजन और डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं हम इसको? डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन बोलते हैं, बिकॉज इट इज डिप्लीट ऑफ चार्ज कैरियर्स, वहाँ पे चार्ज कैरियर्स नहीं हैं, दैट्स व्हाई इट इज डिप्लीट ऑफ चार्ज कैरियर्स, सो वी कॉल इट डिप्लेशन लेयर, वी कॉल इट डिप्लेशन, मैं लिख भी देता हूँ, इसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। तो ये डिप्लेशन लेयर यहाँ पे थी अभी, ठीक है, जब हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो अब क्या असर पड़ेगा, असर ये पड़ेगा कि यहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी बताइए? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने होल्स को और इस तरफ ले गए आप, ठीक है, बैटरी के नेगेटिव से ले गए, इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले गए, ड्रैग आपने कर लिया, तो इधर से आपने और होल निकाल लिए, इधर से आपने और इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो यहाँ पे जो ये डिप्लेशन लेयर है इसकी चौड़ाई अब बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अब आपके इमोबाइल आयंस पड़े हुए हैं। ठीक, देखिए अब विड्थ बढ़ गई है इस एरिया की और इमोबाइल आयंस यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इस ढंग से किसी पीएन जंक्शन डायोड पे हम बैटरी को जोड़ें, जिसमें पी टाइप को हम नेगेटिव से और एन टाइप को हम पॉजिटिव सिरे से जोड़ें, तो क्या होता है, तो हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर जिसको हम कह रहे हैं, पोटेंशियल बैरियर बन गया वहाँ पे, जिसको हमको पार करना है, पोटेंशियल की दीवार बन गई, वो पोटेंशियल बैरियर अब कैसा हो गया है, अब उसकी विड्थ और बढ़ गई है, तो विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज इंक्रीजिंग और डिप्लेशन लेयर विड्थ इज इंक्रीजिंग व्हेन वी अप्लाई बैटरी इन सच अ वे, सो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स बायसिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। ठीक है, रिवर्स क्यों, क्योंकि हमने इसमें पी टाइप जो है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है और एन टाइप को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, हम इसमें रिवर्स बायसिंग देख रहे हैं। और इस रिवर्स बायसिंग में आप कहेंगे सर अभी भी वो माइनॉरिटी चार्ज के कारण तो एक करंट होगा, बिल्कुल होगा, और वो करंट जो है माइनॉरिटी चार्ज के उसके कारण मैंने आपको क्या बताया था, उसकी वैल्यू बहुत कम आएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत कम आने वाली है, जो ड्रिफ्ट करंट है उसकी वैल्यू बहुत कम आने वाली है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो नेग्लिजिबल होगा और ऑलमोस्ट नो करंट विल फ्लो थ्रू दी जंक्शन। राइट, ऐसा होता है कब, जब पीएन जंक्शन डायोड हो रिवर्स बायसिंग में। और अगर इसका उलट हो जाए तो मतलब क्या हो जाए, मतलब ये कि यहाँ पे जो पी टाइप और एन टाइप है उसको अगर हम जोड़ दें किससे, इसको अगर हम जोड़ दें बैटरी से, लेकिन ऐसा जोड़ें कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी पे जाए और नेगेटिव सिरा एन पे जाए, तो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो पोटेंशियल कैसा है, वो पोटेंशियल ऐसा है कि वो इस तरफ, तो देखिए आप हाई पोटेंशियल है यहाँ पे प्लस, ठीक है, और इस तरफ नेगेटिव, और यहाँ पे अभी जो चार्ज कैरियर्स थे हमारे, वो चार्ज कैरियर्स कैसे बने हुए थे, वो चार्ज कैरियर्स हमारे ऐसे थे कि इस तरफ तो हमारे पास में नेगेटिव आयंस इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, जब अनबायस था ये, ठीक है ना, जब बायसिंग नहीं थी तब की बात कर रहा हूँ मैं, तब यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन गई थी। राइट, अब आपने यहाँ पे क्या किया, बैटरी अप्लाई करी, बैटरी अप्लाई करी तो इस सिरे पे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया और इस सिरे पे आपने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, मतलब यहाँ पे अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपने कैसी कर दिया, अब
अब अपोजिट अप्लाई करिए, जो ओरिजिनल यहाँ पे लगी हुई थी आपस में इन मोबाइल आयंस के कारण उस फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी, उस फील्ड की डायरेक्शन थी ऐसी, ठीक है। और आपने अब जो फील्ड लगा दी है वो फील्ड लगा दी इसके अपोजिट, कर ही रहे ना आप, ये पॉजिटिव है, इसको आपने यहाँ नेगेटिव वाले हिस्से पे अप्लाई किया है और यहाँ पॉजिटिव आयंस जहाँ है उस पर आपने ये नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करके उस ओरिजिनल जो पोटेंशियल बैरियर वाला जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को नलीफाई कर रहे हैं। तो थोड़ी एनर्जी तो आपको उसको नलीफाई करने में चली जाएगी, कितनी, जितने का वो पोटेंशियल बैरियर है उतना पोटेंशियल तो पहले आपका किसमें खर्च हो जाएगा, नलीफाई करने में खर्च हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये जो नेगेटिव सिरा है ये इधर से खींचेगा होल्स को इस तरफ, तो होल्स इधर ड्रैग करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके इधर जाएंगे, ठीक है, इस तरफ। और यहाँ पे क्या होगा, जंक्शन पे आपको एक करंट का फ्लो देखने को मिलेगा। तो ये कैसा होगा, डिफ्यूज़न करंट आपको यहाँ पे देखने को अब मिलेगा, अच्छी खासी वैल्यू का, राइट। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह की बाइसिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे जो पी टाइप है दैट इज कनेक्टेड विद द हाई voltage or the positive end of the battery, and n type is connected with the negative terminal of the battery। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे अब एक तरह का करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा, राइट। तो जब हम बैटरी को इस ढंग से अप्लाई करेंगे तो, और अगर हम वोल्टेज को हम वेरी करें तो वोल्टेज को बढ़ाएं तो हमको क्या होगा, एक बढ़ता हुआ करंट मिलेगा, ठीक है। तो वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे हैं और करंट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ऐसा हमको देखने को मिलेगा। तो हम एक कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए, हम एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज नथिंग बट एक्चुअली इट इज अ ग्राफ बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज को हम किसी क्वांटिटी यहाँ पे है वो, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इसलिए एक्स एक्सिस पे जाएगी, और करंट एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है इसलिए वो किस पे जाएगी, वो वाई एक्सिस पे जाएगी। तो हम एक ग्राफ बना सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम ऐसा एक ग्राफ बनाए हैं यहाँ पे तो हम क्या देखेंगे, तो हम इस डायरेक्शन में हमने किसको लिया है, हमने इस तरफ इस एक्सिस पे हमने वोल्टेज को लिया है, इस एक्सिस पे हम लेंगे करंट को। और हम ये देखेंगे कि इनिशियली करंट हमारा ज़ीरो रहेगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग का केस है, ठीक है। तो इनिशियली करंट हमारा ज़ीरो रहेगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा करंट हमारा बढ़ना शुरू होगा और इस तरीके से करंट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। ये तो कब की बात हुई, फॉरवर्ड बायसिंग की बात हुई, ठीक है। लेकिन रिवर्स बायसिंग की अगर हम बात करें तो रिवर्स बायसिंग में हमको ऑलमोस्ट जो है वो ज़ीरो करंट देखने को मिलता है, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो करंट देखने को मिलता है। और इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो हमने स्केल्स चूज़ करे हुए हैं फॉरवर्ड बायस के लिए, जो स्केल है वो अलग है, रिवर्स बायसिंग के लिए अलग है। कहने का मतलब अगर इधर वोल्टेज फॉरवर्ड बायस के लिए सपोज आपका 0.2, ठीक है, 0.4, 0.6, 0.8, 1 ऐसा है, तो यहाँ पे वोल्टेजेस हो सकते हैं 1 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो करंट मिल रहा है, ये जो थोड़ा सा करंट मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये जो करंट मिल रहा है ये भी ऑब्वियसली आपको किस में मिलने वाला है, ये माइक्रो एम्पियर्स में मिलने वाला है रिवर्स बायस में, और फॉरवर्ड बायस में जबकि आपको करंट मिलने वाला है मिली एम्पियर्स में। तो ये समझ लें कि आप स्केल जो है वो दोनों साइड के लिए सेम नहीं है, ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ठीक है, और ये इस तरफ रिवर्स बायसिंग है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।